नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह एक खास शख्सियत हमारे साथ जो कुछ ना कुछ खास कर चुके हैं। आज हमारे साथ है द PIL मैन अश्वनी उपाध्याय, जिनके लिए बहुत कुछ कहा जाता है। कभी उन्हें राजनेता कह दिया जाता है, कभी उन्हें द PIL मैन कह दिया जाता है। वो काम कर चुके हैं धर्मांतरण पर, वो काम कर चुके हैं ऐसी PILs पर जिसे सोचने के बाद आपको वाकई में लगेगा कि क्या ये वाकई में संभव भी है। कभी कभी महसूस होता है कि ये सिर्फ किस्से, कहानियां और किरदार है, लेकिन जब आप PIL दाखिल करते हैं तो उसका एक आधार होता है, और उसी आधार को समझने के लिए आज हम बारीकियों के साथ खुद बात करेंगे अश्वनी उपाध्याय से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत इसी के साथ करता हूं कि आपको राजनेता कहूं या फिर वकील। मुझे आप भारत का नागरिक कहिए। मैं एक सच्चा सनातनी रहना चाहता हूं। मैं वही काम कर रहा हूं जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, गुरु तेग बहादुर जी ने किया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे वीर सावरकर जी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, गुरु गोलवलकर जी ने किया, उनका 1% कर सकूं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं जो हमारे पूर्वजों का सपना था। द PIL मैन, अपने शुरुआती उद्बोधन में मैंने आपको कहा वो इसलिए कि आप PIL दाखिल करने में माहिर हैं, और कभी कभी तो जो जजेस हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या ही कर दिया। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा एक संजीदा विषय से जो पहलगाम का है। और जब पहलगाम का ये पूरा का पूरा मामला आया तो उसके बाद एक आंकड़ा सुर्खियों में आने लगा, और वो आंकड़ा था कि भारत की 5 लाख महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान के पुरुषों के साथ शादी की और उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उनकी संख्या को लेकर बात होने लगी, वो संख्या डरा देने वाली है। उस पर थोड़ी सी जरा रोशनी डालिए कि वो आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या है। पहली बात तो राजी, जब भी कोई समस्या आती है, मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, भले मैं इंजीनियर ही था जी, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये समस्या दैवीय समस्या है या मानव निर्मित समस्या है। दैवीय समस्या होती तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दैवीय समस्याओं का समाधान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन मेरा ये फर्म बिलीफ है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती, मानव निर्मित कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं होती, और मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान मानव कर सकता है। ये मेरा फर्म बिलीफ है। तो जिस आप समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसपे बहुत सारी जो सीरियस रिपोर्ट आ रही हैं, जिसको आप सूत्र कह सकते हैं, लगभग 5 लाख महिलाएं भारत में रह रही हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिनके शौहर पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनमें 8 बच्चे भी हैं, किसी के 6 बच्चे भी हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, 4 हैं। मैं इनको एवरेज मान के चलता हूं कि एक महिला से 5 बच्चा है। ठीक है। तो इसका मतलब 5 लाख महिलाओं से 25 लाख पाकिस्तान के बच्चे यहां भारत में रह रहे हैं। कुछ महिलाएं 20 से 25 साल से भी रह रही हैं, कुछ तो 30 साल से रह रही हैं, कुछ 40 साल से भी रह रही हैं। वो नानी भी बन गई हैं और दादी भी बन गई हैं। तो इसका मतलब एक एवरेज में अगर निकाल के चल रहा हूं तो 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे और उनके 25 लाख नाती पोते। सब दादी नहीं बनी है, सब नानी नहीं बनी है। अगर एक एक मान के भी चलते हैं तो लगभग 25 लाख नाती पोते। 55 लाख का आंकड़ा ये कम नहीं होता। अरब में तो कई ऐसे देश हैं, बहरीन वगैरह, जिनकी जनसंख्या 55 लाख नहीं है। आप इस पर और रोशनी डालें। मैं उससे पहले 2-3 चीज़ें अपने दर्शकों के लिए समझना और समझाना चाह रहा हूँ। पहली ये कि आपने कहा कि पाकिस्तानी महिलाएं, 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं। हम इसे अगर लाइट करना हो तो ये कह सकते हैं कि 5 लाख जो भारत की बेटियां थी, और उसे आप ये भी समझा दीजिए कि क्या वो पाकिस्तानी नागरिक हुई जब वापस भेजने की बात हुई यहाँ से, जब पहलगाम का इशू आया, उसके बाद कहा गया कि जो पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस जाना होगा, तो क्या उस पैमाने पर ये 5 लाख महिलाएं भी वापस गई, या फिर ये भारत की बेटियां बनकर यहीं पर रह सकती हैं? ये भारत की बेटियां बनी हुई हैं, भारत में रह रही हैं, ये सारी सुविधाएं ले रही हैं, फ्री का मकान ले रही हैं, फ्री का लोन भी ले रही हैं, वजीफा भी ले रही हैं, मुद्रा लोन भी ले रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के सारे फायदे उठा रही हैं, बाकी केंद्र सरकार की और योजनाओं का फायदा उठा रही हैं, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। तो मुफ्त राशन, मुफ्त मकान, मुफ्त दुकान, मुफ्त लोन, मुफ्त सारा वजीफा, सब कुछ फायदा उठा रही हैं भारतीय बनके। लेकिन उनकी जड़ पाकिस्तान की है। मैं जड़ क्यों कह रहा हूं? ये केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में अल्टीमेटली शादी के बाद लड़की ससुराल की होती है। वो भारत में भले रह रही हैं, लेकिन उनके बच्चे भारत के बच्चे नहीं हैं।
उनके बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं। मुझे समझाइए कि जब आपकी शादी पाकिस्तान में हो गई तो आपने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं और आपने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं करी। यही सारा खेल है। यही सारा खेल है, सारा यही खेल है। और इसी पे इसलिए मैं कहता हूं 10-20 महिलाओं को पकड़ के भेजने से पहले इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होके कंफर्म करना चाहिए कि सोच क्या थी, इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था। और इसके साथ ही साथ अपराध करने वाला जितना अपराधी होता है, अपराध की मदद करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। इस बात पे गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए कि जब पता था, उस गांव के प्रधान को तो पता ही होगा कि इसका निकाह कहाँ हुआ, उस मोहल्ले के पार्षद को तो पता ही होगा कि इसका निकाह कहाँ हुआ, फिर मोहल्ले के उस गांव के ग्राम प्रधान ने और मोहल्ले के पार्षद ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपना स्टैम्प कैसे दिया, जो बच्चे आगे हुए, अब मेरा सवाल ये कि जो बच्चे आगे हुए, क्या उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है मौजूदा वक्त में, या फिर वो भी अब यहीं के नागरिक कहलाएंगे? लोगों के लिए हम समझा देते हैं। देखिए, ये तो सरकार करे, ये तो सरकार को डिसीजन लेना है, सरकार क्या करेगी। मैं तो कानून के हिसाब से कह सकता हूं ये सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, ये कानून महा सड़ा हुआ है, महा घटिया है, इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ी भारत में रहने की। अदरवाइज आप मुझे बताइए, अरब, दुबई, कुवैत, अबुधाबी, बहरीन में किसी महिला ने भारत में शादी कर ली हो और वहां नागरिक बन के रह रही हो, है किसी की हिम्मत? किसी सिंगापुर, चीन, जापान, अमेरिका की महिला को आप एग्जाम्पल दीजिए जिसने शादी भारत में कर ली हो और वहां की नागरिक बनी हो, कोई एग्जाम्पल बताइए। दूसरा, इस पूरे जो पाकिस्तानी घुसपैठ, हम तो इसको पाकिस्तानी घुसपैठ कहेंगे, लोग रोहिंग्या घुसपैठ जानते थे, बांग्लादेशी घुसपैठ जानते थे, अफगानी घुसपैठ जानते थे, लेकिन ये पाकिस्तानी घुसपैठ है। इसका दूसरा मूल कारण है ये 1946 का फॉरेनर एक्ट। अच्छा, ये महा सड़ा हुआ कानून है, घुसपैठियों को रोकने के लिए अंग्रेजों वाला कानून चल रहा था। इसी का नतीजा था कि यहाँ 5 लाख महिलाएं रुक गईं। उनको पता था सिटीजनशिप एक्ट सड़ा हुआ है, फॉरेनर एक्ट सड़ा हुआ है, यहाँ रुक जाओ। और सबसे बड़ी बात ये, अश्विनी जी, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना यहाँ कोई अपराध नहीं है, ना बनाना अपराध, ना बनवाना अपराध। आप तो खुद वकील हैं और आप किसी कानून को ही सड़ा हुआ कह दे रहे हैं। ये किस पैमाने पर कानून में बैठता है, ये भी देखना पड़ेगा। सड़ा हुआ मैं कैसे कह रहा हूँ? आपकी तबीयत राज्य खराब है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अल्टीमेटली आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब ये क्या घटिया दवाई दे रहे हो, क्या सड़ी हुई दवाई दे रहे हो, हमारी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं। जो समस्याएं भारत में है, अरब, दुबई, कुवैत में नहीं है। जो समस्या भारत में है, चीन, जापान में नहीं है। और भारत में इसलिए वो समस्याएं चल रही हैं, कानून सड़े हुए हैं। मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो आपने मुझे PIL मैन कहा है, उसका मैं कारण बता दूं। मैंने 50 से ज्यादा स्वतंत्र भारत के कानूनों को चैलेंज किया हुआ है मौजूदा वक्त में 50 से ज्यादा घटिया कानून है। कभी और चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और वो किस कानून आपको दिख भी रहे बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति आप पहले ही हैं और इन किताबों को देखकर तो और ज्यादा हैवी ये पूरा मामला हो रहा है। लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ, जो आप 50 कानूनों को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, ये कौन से सन से लेकर कौन से सन के हैं? वो थोड़ा सा 1950 से लेकर 2014 के बीच के बने हुए हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में कहिए, सारे के सारे कांग्रेसी कानून है। देश को बर्बाद करने के लिए आप जरा सोचिए, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे के सारे काम अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन उन्होंने कानून बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार के दम पे काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला लूटा। अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में कर लिया, हमारे पुजारियों को नौकर बना दिया और सारा चढ़ावा लेने लग गए। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण, हाँ, मुगलों ने तलवार के दम पे यहां मदरसे खोले, अंग्रेजों ने कानून बना बना के मिशनरी स्कूल खोले। और आप दुर्भाग्य, आपको मैं बताऊं, 500 साल की गुलामी में मुगलों ने 1000 मदरसे खोले थे। और ये भारत स्वतंत्र होने के बाद, ये संविधान लागू होने के बाद 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों ने 200 साल की गुलामी में लगभग 1000 मिशनरी स्कूल खोले, प्लस माइनस थोड़ा सा कम ज्यादा है जो आंकड़े हैं। लेकिन पिछले 75 साल में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। और जहां 7.25 लाख गुरुकुल चल रहे थे, वैदिक स्कूल चल रहे थे, उनकी संख्या आज की डेट में 10,000 भी नहीं बची है। अच्छा, तो ये हुआ है। और एक बात आपको बताऊं, भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा ही नहीं है। पता नहीं कौन सी किस चश्मे से भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं लोग कि मदरसा बोर्ड भी बन गया,
मदरसे की डिग्री वैलिड हो गई। मदरसे की डिग्री से लोग क्लर्क बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, हवलदार बन रहे हैं, चपरासी बन रहे हैं, थानेदार बन रहे हैं। मदरसे की डिग्रियों को बाकायदा सरकारी नौकरी में वैलिड किया जा रहा है। जबकि भारत का संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना, धर्म को नहीं, धर्म और मजहब में अंतर होता है। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी मजहबी तालीम किसी स्कूल में दी नहीं जा सकती, वो चाहे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो या सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल। अब मैं ये नहीं मान सकता कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपने इसके लिए PIL न डाली हो कि जब मदरसे का नाम ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बिहाफ पर नौकरियां कैसे मिल रही है? आप क्योंकि इतनी PIL डाल चुके हैं तो मुझे 100% यकीन है कि आपने एक और PIL जरूर डाली होगी। बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। मैं बार बार, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मदरसा खोलने की इजाजत देता है, भारत के संविधान के किस पन्ने पे मदरसा लिखा हुआ है। आप आर्टिकल 30 को जरा ठीक से पढ़ लीजिए। आर्टिकल 30 कहता है कि भारत के सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। भारत का संविधान तो मजहब के ऊपर 1 रुपए खर्च करने का विरोध करता है। दुर्भाग्यवश चूंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल सारे जज अंग्रेज हुआ करते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट में भी जज वो बने जो अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे, जिनकी कॉन्वेंट में पढ़ाई थी। उनको धर्म और रिलीजन का पता ही नहीं था कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। अल्प ज्ञान। मैं अब आपको रोक रहा हूं के चक्कर में आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसकी इंटरप्रिटेशन कर दिया फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन। अब मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अगर मैंने रोका नहीं तो ये चर्चा ऐसे ही आगे जाएगी। मैं वापस आपको लेकर जा रहा हूं पहले सवाल पर। पहला सवाल था कि कितनी महिलाएं जो भारत की बेटियां थी लेकिन पाकिस्तान में शादियां कर ली, उनसे बच्चे हुए। वो जो आंकड़ा था एक बार हमारे दर्शकों के लिए दोबारा बता दें। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 5 लाख भारत की बेटियों ने पाकिस्तानियों से शादी किया तो पाकिस्तानी बन गई। उन 5 लाख बेटियों से लगभग 25 लाख बच्चे हैं और लगभग 25 लाख नाती पोते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तानियों की संख्या लगभग 55 लाख है भारत के अंदर। तो अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि तकरीबन 55 लाख पाकिस्तान के बच्चे भारत में रह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो ये 55 लाख का डरावना आंकड़ा है, मैं डरावना इसलिए कह रहा हूं कि इसे लेकर आपके पास आधार क्या है, तथ्य क्या है? क्योंकि यह आंकड़ा इतना डरा देने वाला है कि समाज में एक अलग तरीके की सोच विचारधारा इसके बाद चलने लगेगी कि अगर 55 लाख पाकिस्तानी खून भारत में रह रहा है इंटरनली, तो फिर जहां पर भी जो धरने प्रदर्शन जो तमाम चीजें होती है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोग ही करते हैं इस तरीके का। लेकिन मैं आपके साथ इस पर नहीं जाऊंगा। पहले मैं आपसे जानना ही चाहता हूं आपका आधार क्या है इस 55 लाख का? कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 55 लाख पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं? देखिए, कहते नहीं एविडेंस 2 तरीके के होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक होता है, डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस देना इस समय बहुत मुश्किल है क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। डायरेक्ट एविडेंस देना इसलिए मुश्किल है कि NRC हुई नहीं भारत में। लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन का बजट बढ़ रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बजट बढ़ रहा है, स्कूल में जो वजीफा बढ़ता है वो वजीफा की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से जो छोटे बच्चों को और भी जो गवर्नमेंट की सहूलियत है वो बढ़ रही है, जिस तरीके से आप सरकारी स्कूलों का डरावना आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं तो एक काम करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राज जी, एक काम करिए, दिल्ली में एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, मौलाना अब्दुल कलाम है, आप 5-6 हॉस्पिटल पकड़िए प्रोमिनेंट, और सुबह अपने कैमरामैन को कहिए जब सुबह 8 से 9 पर्ची कटती है ना, वो लाइन लगी रहती है, उस लाइन में जाके जरा फोटो वीडियोग्राफी कर ले, आपको पता चल जाएगा उस लाइन में किसकी संख्या कितनी है। चलिए, हमारा वादा रहा कि हम करवाएंगे और आपके साथ हम उसके बाद चर्चा भी करेंगे। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे थे, डायरेक्ट एविडेंस की बात कर रहे थे, और थोड़ा सा गहराई से समझाइए, क्योंकि ये 55 लाख का आंकड़ा अगर इसी तरीके से फ्लोट करता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। तो इस पर भी आपने PIL डाली है या तैयारी है? क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। भारत में कुछ झूठ परोसा जाता है, उस झूठ के कारण हमको ना बस झूठी तसल्ली मिलती रहती है। जैसे एक झूठ परोसा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारे बहुत सारे कवि बोलते रहते हैं और लोग ताली बजाते हैं। मतलब इतना बड़ा झूठ बोला जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सामने वाले खूब ताली बजाते हैं और पैसा भी देते हैं उनको। अरे भैया, अफगानिस्तान से तुम्हारी हस्ती मिट गई, तुम्हारी बस्ती मिट गई,
पाकिस्तान से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। बांग्लादेश से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। मालदीव, मल्लदीप था, वो मालदीप बन गया, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। कश्मीर से हस्ती बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती बस्ती मिट गई, लद्दाख से हस्ती बस्ती मिट गई, मिजोरम से हस्ती बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती बस्ती मिट गई। राज्यों के हिसाब से देखिए तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हस्ती बस्ती मिट गई, यानी 25% राज्यों के हस्ती बस्ती मिट गई। जिले में आइए, 800 जिले हैं, में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई, यानी 25% जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई। तहसील के हिसाब से देखिए, भारत में 6000 तहसील है, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। और कहाँ नहीं मिटी है? अरे आपके हरियाणा की हस्ती बस्ती मिट गई है। हरियाणा के तहसीलों को देखिए, नूह मेवात एरिया को देखिए, बॉर्डर के एरिया के देखिए। पंजाब में जाइए, जरा मलेरकोटला को जाके देख लीजिए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो फेक नैरेटिव हमारे बुद्धिजीवी चलाते हैं ना, हमारे लेखक, हमारे नेता भी चलाते हैं, हमारे अभिनेता भी चलाते हैं, बुद्धिजीवी, कुछ कलमकार भी चलाते हैं, कुछ पत्रकार भी चलाते हैं। ये जो फेक नैरेटिव है, ये सही चीज़ों को आने नहीं दे रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने का कई कारण है। उसमें लब जिहाद है, उसमें लैंड जिहाद है, उसमें ड्रग जिहाद है, उसमें धर्मांतरण जिहाद है, आप सीधे तौर उसमें पर घुसपैठ जिहाद है, और उसमें जनसंख्या जिहाद भी है। डेमोग्राफिक इनबैलेंस हो रहा है, आप ये कह रहे हैं जी। तो मैं आपसे समझना ये भी चाह रहा हूं, क्योंकि जो आपने तमाम बातें कही, कवि तो आपको पहले तो नकारात्मक कहेंगे सीधे तौर पर कि जो उपाध्याय साहब है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है और कवियों के लिए बहुत ज़्यादा घृणित सोच रखते हैं। मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन फैक्चुअली आप हो सकता है सही हो। 2-3 बात बता दूं। 5-6 बड़े झूठ बार बार परोसे जाते हैं। जैसे कहा जाता है एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है। पूरी दुनिया में एक मछली किसी एक तालाब को आज तक कभी गंदा नहीं कर पाई। फिर भी बोलेंगे एक मछली एक तालाब को, एक मछली पूरे तालाब गंदा। सच्चाई है, एक मदरसा पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये सच बोलने में लोग डरते हैं। नहीं, लेकिन हमारे सच्चाई ये है कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है, फिर भी लोग ये कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शायद मुझे लगता है कि जो ये तमाम बातें कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है कि ऐसे चीज़ों को एंडोर्स ना किया जाए और शायद इन चीज़ों से कुछ फर्क पड़ जाए। मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, क्योंकि आपने मदरसे की बात की। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, ठीक यहीं पर हम बैठे थे, और मैंने उनसे यही सवाल किया कि क्या आप मदरसों को किसी भी लिहाज से मानते हैं कि ग्लोबल विलेज में काम कर सकते हैं? तो उनका सीधा जवाब था कभी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदरसों को कहते हैं कि वहां से आप अच्छी तालीम देकर डॉक्टर, इंजीनियर, ये तमाम चीजें नहीं कर सकते। भोपाल की ताजा खबर, फ्रंट पेज पे खबरें लिखी हैं, मध्य प्रदेश के सारे अखबारों के फ्रंट पेज की खबर है। वहां पे अजमेर पार्ट 2 हुआ है। जिस तरीके से अजमेर में लगभग 1500 बहन बेटियों को हिंदू, भाई अजमेर में जो हुआ था 1990 91-92 में 1500 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ वो सारी की सारी हिंदू, और जो बलात्कारी वो सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू। सेम वही रिपीट हो रहा है भोपाल में। और जो भी 5 कन्वर्टेड हिंदू पकड़े गए हैं, मैं इनके लिए बहुत प्लान्ड वे में कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम अरब, दुबई, कुवैत में भी है। मैं उनको खतरा नहीं मानता, मैं कन्वर्टेड हिंदुओं को ज्यादा खतरा मानता हूं। उन कन्वर्टेड हिंदुओं ने क्या कहा है कि बोले क्यों बलात्कार किया? बोले हमको सवाब मिलता है। कोई पछतावा? बोले कोई पछतावा नहीं है। हमें तो तालीम दी थी कि अगर काफिरों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। सवाब मतलब पुण्य। अब सुनिए, ये मदरसों में परोसा जाता है। अब संस्कृति क्या है? हमें पुण्य तब मिलता है जब हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। उनको सवाब तब मिलता है जब वो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। तो ये 2 अलग अलग मानव संस्कृति और राक्षस संस्कृति एक साथ कैसे चल सकती है? मानव संस्कृति और दानव संस्कृति कैसे चल सकती है? सच्चाई तो यह, पहले हम कहते थे धर्म होता है और धर्म का उल्टा अधर्म होता है। आजकल उस अधर्म को कहने के नाम पे हम थोड़ा हिचकने लग गए और अधर्म को हमने नया नाम दे दिया, अलग अलग तरीके से नाम दे दिया। लेकिन ये तो धर्म के वो ठेकेदार हैं जिनको आप कह रहे हैं कि मदरसों में बैठकर ऐसी गंदी तालीम देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक धर्म को बदनाम करने की कह लें कि कवायद है, कोशिश है, या किसी भी तरीके से। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये जो पूरी भारत में अराजकता है, इस अराजकता के लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदार हैं संविधान की शपथ लेने वाले सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या क्या होगी ये सांसदों पे नहीं छोड़ा, संसद पे नहीं छोड़ा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच को फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच कह देता है,
सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देता है। दुनिया भर के झूठे नेता रोज झूठ बोलते रहते हैं, झूठी झूठी बातें, कभी वीर सावरकर जी के बारे में, कभी उनके बारे में, कहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। रोज नफरत सिखाई जा रही है, नफरती तालीम हो रही है। एक व्यक्ति ने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। सजा हुई क्या? कुछ हुई क्या? कुछ नहीं हुआ ना। वो व्यक्ति विधानसभा में बैठा हुआ है, कोर्ट ने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अच्छा, वैसे ही अश्विनी उपाध्याय जी, आप तो डेली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही वकील आप कहलाते हैं, वहीं पर जाकर आप पीआईएल फाइल करते हैं। आपको नहीं लगता जब आप इस तरीके से कहते हैं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ये जो गलतियां हुई हैं ये वर्तमान जज कम कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के जमाने वाले जजों ने ज्यादा किया। प्रिवी हुआ क्या कि हमने एक चेन बना लिया कि जो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने शुरुआत में अडॉप्ट कर लिया। बाद में शुरुआत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो सारे हाई कोर्टों पे बाइंडिंग हो गए। फिर बाद वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जो वर्तमान आए ये भी उससे डिफर करने में 10 बार सोचने लग गए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये पूरी जो चेन है जजमेंट की ये निकल कैसे रही है। भाई प्रिवी काउंसिल के सारे जजमेंट क्रिश्चियन, सारे के सारे अंग्रेज। उसके बाद जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने वो कौन? वो ज्यादातर वो जिनके बाप दादा अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। तो वो जो सोच थी गुलामी वाली सोच जो है उसने इस देश का बंटाधार किया, नहीं तो इस देश में मदरसे खुल नहीं सकते थे। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, मुझे वो संविधान का पन्ना दिखाइए जहां मदरसा बोर्ड लिखा हो, मुझे संविधान का वो पन्ना दिखाइए जहां वक्फ शब्द लिखा हो, मुझे संविधान का, अरे 23 अगस्त 1948 की बात है या 23 अगस्त 1948 की बात, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, कुछ लोगों ने बोला कि साहब ऐसा है, हम लोग भारत में रहना चाहते हैं, हमको ना थोड़ा कुछ स्पेशल हमको दर्जा दे दीजिए। सरदार पटेल खड़े होकर बोले मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, जिसको कोई विशेष सहूलियत चाहिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चले जाओ, अभी चले जाओ। यहां भारत में रहोगे न मजहब के आधार पे कोई दर्जा नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य देखिए, इसी संविधान सभा के सरदार पटेल ने कहा मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा, और इसी संविधान को पढ़ने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और हाई कोर्ट के जजों ने मजहब के आधार पर नियम को मान्यता दे दिया, मजहब के आधार पर कानूनों के खिलाफ शांत बैठे हुए, मजहब के आधार पे वजीफा हो रहा है, मजहब के आधार पे लोन हो रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, मजहब के आधार पे मंत्रालय बन गया, मजहब के आधार पे एक आयोग बन गया। और आश्चर्य हुआ कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये मजहब के आधार पर चीजें चल क्यों रही हैं। तो कुल मिला के जो इस वक्त जुडिशरी को लेकर बातें चल रही थी, आप भी उसे एंडोर्स करते हुए नजर आएंगे? जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट की एक लड़ाई थी, और जो जैसा आपने भी जिक्र किया कि आखिरी ताकत जुडिशरी को दे दी गई, वो कहीं ना कहीं गलत है। मेरा मानना है कि सबसे ऊपर संविधान है, संविधान के नीचे ही कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है, संविधान को पढ़ते समय पहली बात तो अपना चश्मा ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का उतार दीजिए। संविधान को पढ़िए भारत के नजरिए से, भारत के चश्मे से। दूसरा, यह संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना है, यह संविधान भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बना है। यह संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना है, विदेशी संस्कृति को नहीं। यह संविधान भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बना है, विदेशी परंपराओं को नहीं। ये लिविंग और फलाने और ठिकाने जो चल रहा है उसके लिए भारत का संविधान नहीं बना है। भारत कोई किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए बनता है ना। यह संविधान बना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ाने के लिए, ये बना है नारी तू नारायणी की भावना बढ़ाने के लिए, ये बना है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके की भावना बढ़ाने के लिए, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मदरसे में ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ाई जाती है? अरे मदरसे में तो पाक नापाक सिखाया जाता है, हराम हलाल सिखाया जाता है। संविधान कहता है सब एक समान है, मदरसा कहता है सब एक समान नहीं है। जो इस्लाम को माने वो समान, जो मदरसे को, जो इस्लाम को नहीं माने वो तो एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, हम अगली कड़ी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम बात बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर कर रहे हैं पिछले कुछ मिनटों से। धर्मांतरण पर मैं आना चाहता हूँ। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। धर्मांतरण को अश्विनी उपाध्याय कैसे देखते हैं? इसे लेकर क्या काम आप कर रहे हैं? किस दिशा में आपकी पीआईएल्स जा रही है? और कितना मैं कहूँ कि इस मंथन से आप अमृत निकाल पाने में कामयाब हुए हैं? धर्मांतरण पर मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है। कैसे? धर्मांतरण से केवल व्यक्ति का पंथ नहीं बदलता,
धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से खान पान बदलता है, जुबान बदलती धर्मांतरण से जुबान, एकदम सही आपने कहा, धर्मांतरण से जुबान बदलती है, सब कुछ बदलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और आप ये देख लीजिए, मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सबसे बड़ा झूठ है। मुगल यहां पे आए थे धर्मांतरण कराने, इस्लाम को बढ़ाने। सत्ता उनके लिए साधन था, असली लक्ष्य था इस्लाम को फैलाना, उनकी तलवारों पे लिखा हुआ था। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी, और अंग्रेज केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। 500 साल मुगलों ने इस्लाम को फैलाया और 200 साल अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। तो आप क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स को एक पैमाने पर रख रहे हैं एकदम, सीधे तौर पर? हाँ, मैं आपको उसका उदाहरण दे देता हूँ। ये 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है। मैं आपको कानून की बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा 1894 का लैंड। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम जमीन एक्वायर करेंगे, पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाएंगे। सिविल लाइन में क्या होगा जी, हमारे कलेक्टर रहेंगे, कप्तान रहेंगे। और जानते हैं, जहां जहां सिविल लाइन है उसकी आधी जमीन चर्चेज के पास है, अभी भी आधी जमीन क्रिश्चियंस के पास है। क्या किया अंग्रेजों ने? कानून बनाया। मैंने कहा ना, जो उन्होंने तलवार के दम पे जमीन कब्जा किया, उन्होंने कानून बना के जमीन कब्जा कर लिया। जहां 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर और कप्तान का घर बनाने के लिए, वो 50 एकड़ 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। आधी जमीन चर्च को देते थे। वहाँ हॉस्पिटल खुल गया, वहाँ स्कूल खुल गया, मिशनरी स्कूल खुल गया, मिशनरी हॉस्पिटल खुल गया। क्यों खुलवा दिया? मिशनरी स्कूल में पढ़ा के कन्वर्ट करना है, और मिशनरी हॉस्पिटल में इलाज दे के कन्वर्ट करना है। करना क्या था? यहीं की ज़मीन, यहीं के नौकर, यहीं के मजदूर, सीमेंट भी हमारा, बालू भी हमारा, मजदूर भी हमारे, मिस्त्री भी हमारे, आर्किटेक्ट भी हमारे, सब कुछ, और ज़मीन हमारी। और हॉस्पिटल किसका? मिशनरी हॉस्पिटल। अरे अंग्रेज लेके आए थे क्या? स्कूल किसका? मिशनरी स्कूल। अरे अंग्रेज लेके आए थे क्या भैया? बनाने वाले हमारे, मजदूर, सब कुछ हमारा। और किसका नाम हो गया? अंग्रेजों का चर्च लेके आए थे। उन्होंने जो खतरा किया, जिसका परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा, और अच्छा आपने सवाल किया, इस पे लोगों को पता ही नहीं है। 99 साल की जमीन पे लीज दिया सबको उन्होंने, क्रिश्चियंस को, और सबकी जमीन लीज पूरी हो चुकी है। जनरली 1899 1900 तक ये जमीनें बांटी गई, तो 2000 आते आते सबकी लीज पूरी हो गई। ठीक है। अब उनको लगता है कि कल को कोई पीआईएल कर दे, क्या पता सरकार बोले जी लीज खाली पूरी हो गई, जमीन वापस करो। अब वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब वो सिविल लाइन की जमीनों पे जो क्रिश्चियंस के पास थी उसको प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन 1 करोड़ रुपए बिस्वा बिक जाती है आराम से। 10 बिस्वा बेचा, 10 करोड़ मिला। 20 किलोमीटर दूर थोड़ा देहात एरिया में गए, वहां 10 एकड़ जमीन खरीद लिया। फिर 5 एकड़ बेचा, उससे उसके ऊपर हॉस्पिटल बनवा दिया। तो सिविल लाइन की जमीन बेच बेच के बड़े बड़े रूरल एरिया में हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। क्योंकि पैसा तो कोई आना नहीं, वो सिविल लाइन की जमीन का पैसा है। तो जब वो पैसा वहीं का है तो फ्री में इलाज भी कर सकते हैं, फ्री में बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल और इसके द्वारा जो कन्वर्जन हो रहा है, वो ये सिविल लाइन के पैसे से हो रहा है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट से पैसे से हुआ। दुर्भाग्य हमने क्या किया, वो जमीन वापस तो लिया नहीं, हमने क्या किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और बना दिया। अच्छा, 1992 में। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। हमने इसको भी चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में कि ये माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री खत्म होना चाहिए। भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द कहीं डिफाइन ही नहीं है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी शब्द डिफाइन नहीं है, लेकिन एक्ट बन गया। एक्ट बन गया, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री बन गई। केंद्र सरकार का 5000 करोड़ का बजट, राज्यों का किसी का 500 करोड़ का बजट, किसी का 1000 करोड़ का बजट, किसी 1500 करोड़ का बजट। माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी, सब खुल गई। माइनॉरिटी कौन है पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, पहले माइनॉरिटी को डिफाइन तो करो। वैसे तो बाबा सरदार पटेल ने कहा था माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना नहीं चाहिए, माइनॉरिटी के नाम पे कुछ चलेगा नहीं। लेकिन अगर करना भी है तो डिफाइन तो करिए। माइनॉरिटी की जो यूनिट होती है ना, वो सैकड़ों में होती है। कुछ 100 लोग हो तो उनको माइनॉरिटी कहा जाएगा। और चलो बढ़ा कर लो, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 कर लो, कुछ 1000 लोगों को माइनॉरिटी कह लो। हम कह रहे हैं और बड़ा कर लो, भारत बड़ा है, कुछ लाख लोगों को माइनॉरिटी मान लो। करोड़ तो माइनॉरिटी की यूनिट नहीं हो सकती ना। 5 लाख लोग माइनॉरिटी हो सकते हैं, 10 लाख लोग माइनॉरिटी हो सकते हैं, 15-20 लाख हो सकते हैं। यहूदी, जैन, बुद्धिस्ट। भाई नहीं, जैन को तो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, बौद्ध को मिलना नहीं चाहिए। ये तो इस कानून से एक ही तीर से 2 निशान किया है। अच्छा, हिंदुओं को बांटा और मुस्लिम और क्रिश्चियन को फायदा पहुंचाया। ये एक तीर से 2 निशान है। और इस 1992 के बाद हिंदू और जैन का झगड़ा शुरू हुआ है। 1992 के बाद हिंदू और बौद्ध वाला झगड़ा शुरू हुआ है। जानते क्यों? क्योंकि मान लो मैं हिंदू हूं,
मैं स्कूल खोलने जाऊंगा तो मेरे लिए दुनिया भर की टर्म्स कंडीशन है। अब मैं कन्वर्ट हो जाऊं और माइनॉरिटी बन जाऊं, बौद्ध बन जाऊं, जैन बन जाऊं या मुस्लिम बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं, तो मेरे स्कूल खोलने के लिए टर्म्स कंडीशन बहुत आसान हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स ही नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए। अब क्या होगा, मैं हूं ब्राह्मण, ठीक है, हिंदू हूं, मुस्लिम बनूंगा तो दिक्कत आएगी, क्रिश्चियन बनूंगा तो भी दिक्कत आएगी, चुपचाप बौद्ध लिख दिया। ये जो नए नए आजकल नवबौद्ध वाला सिस्टम शुरू हुआ है वो इस कानून की वजह से शुरू हुआ है। ये कानून स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन करा रहा है। चूंकि आपने कन्वर्जन पे पूछा, एक तरफ ये सनातन को बांट रहा है, हिंदू जैन का आपस में झगड़ा शुरू करा रहा है, हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू करा रहा है, लोगों को मजबूर हो रहा करना कि अगर आपको फैक्ट्री खोलना है, आपको स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है तो बौद्ध बन जाओ तो आपकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है ये कानून, स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन कर रहा है। राज जी, झुग्गियों में सारे गरीबी रहते हैं भाई, झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति एक होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, उसको वजीफा नहीं मिलेगा। झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, वजीफा मिलेगा। झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है तो वजीफा मिलेगा। तो झुग्गी नंबर 1 वाला 1000 रुपये वजीफा लेने के लिए मजबूरी में वो भी अपने रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दे रहा है। तो पैसे के दम पर बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन मैं समझना नहीं, पैसे के दम पे किसके, कौन देता है जीएसटी, कौन देता है इनकम टैक्स, कौन देता है सबसे ज्यादा टोल टैक्स, कौन देता है सबसे ज्यादा रोड टैक्स, कौन देता है वैट, कौन देता है टीडीएस। भारत में 95% टैक्स हिंदू देते हैं। तो अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है इस कानून के अंतर्गत। इसलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए। और जब भारत सेकुलर हो चुका है, संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? अरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट चलना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि शरीयत इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, क्योंकि शरीयत वहां पे चल रहा है। बांग्लादेश में, जो देश किसी मजहब के आधार पे चल रहे हैं, वहां तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कमीशन भी चाहिए, अलग से मिनिस्ट्री भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कुछ जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जरूर कहेंगे कि ऐसे क्या तथ्य आपके पास है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि लगातार इस तरीके का कन्वर्जन हो रहा है, वो इस्लाम के थ्रू हो रहा हो या फिर क्रिश्चियनिटी के थ्रू हो रहा हो। कोई एग्जांपल हमारे दर्शकों के लिए दीजिए जिसके तहत हम कह पाएं कि इन स्टेट्स में ये कन्वर्जन हुआ और उस कन्वर्जन को किसी और स्टेट में पनाह दे दी गई, या कुछ और कोई भी ऐसा एग्जाम्पल तो दीजिए तथ्यों के आधार पर। तमिलनाडु में एक, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, गूगल कर लीजिएगा, लावण्या सुसाइड केस। एक बच्ची थी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, 11th में पढ़ती थी वो, उसने सुसाइड किया। ये पीएल मैंने उसके बाद ही फाइल किया। अच्छा। तो हमारी पहली मांग थी कि लावण्या सुसाइड केस का सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूसरी हमारी मांग थी कि इस पे जो है क्या बोलते हैं, जो धर्मांतरण है इसको रोकने के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल सीबीआई जांच शुरू हो गई, तो मेरी पहली वाली प्रेयर तो पूरी हो गई। दूसरी प्रेयर मेरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बना था। संभाजी महाराज अगर धर्मांतरण कर लेते तो उनकी जघन्य हत्या नहीं होती। धर्मांतरण कर लिए होते तो गुरु तेग बहादुर जी का उनका सिर नहीं कटता, ये शीशगंज गुरुद्वारा नहीं बनता। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्य सरकारें इसको यूज नहीं कर रही हैं। इसलिए मैंने सभी राज्य सरकारों को पार्टी बना के कहा है, धर्मांतरण पे आप इसको एनएसए यूज करिए। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। दुर्भाग्यवश भारत के लिए सबसे बड़ी एकता अखंडता को जो खतरा हो धर्मांतरण से, उदाहरण मैं देता हूं। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन लोगों ने पहलगाम में 28 लोगों को पैंट उतरवा के खतना चेक करके मारा है वो कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में 80% हिंदू हैं। आप इन सबको कन्वर्टेड हिंदू कह रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो टेररिस्ट थे जिन्होंने मारा उन्हें भी कन्वर्टेड, उनको भी कन्वर्टेड हिंदू कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में हिंदू 1% हैं, 2% हैं, 5% हैं, 10 मैक्सिमम 10% है। राइट? आप मुझे बताइए, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में हिंदुओं को त्यौहार मनाने में किसी ने पत्थरबाजी किया हो, उनके होली मनाने में कोई दिक्कत आई हो, उनके दिवाली मनाने में कोई दिक्कत आई हो, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी बेटियों के साथ लबी लफ्ज़ हुआ हो, किसी ने पहचान छुपा के और कलावा पहन के उनके साथ धोखा किया हो? नहीं किया ना। क्या कारण है कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के हिंदू ज़्यादा सुरक्षित हैं और हमारे भारत में कश्मीर के हिंदू और बाकी जगह स्थानों, मुर्शिदाबाद के हिंदू असुरक्षित हैं?
ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदू कन्वर्ट होता है तो केवल हिंदू कम नहीं होता बल्कि एक दुश्मन की संख्या बढ़ती है। तो भारत में जितनी अराजकता कन्वर्टेड हिंदू फैला रहे हैं वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वाले नहीं कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं जिनकी 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले लोग हिंदू थे। कन्हैया लाल की हत्या कन्वर्टेड हिंदू ने किया, महाराष्ट्र में जो हत्या हुई थी वो भी कन्वर्टेड हिंदू ने किया, ये जो कश्मीर में नरसंहार हुआ ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, सारे हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कोई मुसलमान था ही नहीं, 100% हिंदू थे, इसलिए मैं इनको कन्वर्टेड हिंदू कह रहा हूँ। भारत के हमारी जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर। भारत के लिए जो सबसे बड़ा वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, वो कन्वर्जन है। आज की डेट में 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। ये मैंने 3 दिन पहले मेरा मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा 10,000 पर डे, पर ईयर लगभग 35 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। तो आप उसको 365 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आएगा आपका 10,000 पर डे धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का। उसमें क्रिश्चियन कन्वर्जन भी शामिल है, उसमें इस्लामिक कन्वर्जन भी शामिल है। अश्वनी उपाध्याय जी, ये आंकड़ा जो आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही जी, लाजमी है कि वहां पर भी आपको क्वेश्चन किया गया होगा इस पर, क्योंकि नहीं 10,000 हाँ, और साल के बैठ जाते हैं 35 लाख, 35 से 40 लाख, राइट। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। इसका क्या तथ्य है, क्या आधार है और किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के लिए शो बनाते हैं और जब इसे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग देखेंगे तो वो भी अपनी हैरानी व्यक्त करेंगे। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा हूं इस आंकड़े से। मैं आपको बता देता हूं, मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। अब तक मैं 500 जिलों में जा चुका हूं। भारत में कुल 800 जिले हैं, उनमें से 500 जिलों में प्रवास कर चुका हूं। 2024 में 122 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। ये मेरी सतत प्रक्रिया है। मैं साल में 1 संडे या 2 संडे अपने घर रहता हूं, जिस दिन कोई त्योहार होता है, होली पड़ जाए, दिवाली पड़ जाए, कुछ ऐसा दशहरा पड़ जाए तो अपने घर में रहते हैं। मेरे पूरे कार्यक्रम बाहर लगे रहते हैं। जैसे अगले 3 महीने कार्यक्रम मेरे तय हैं, सैटरडे संडे कहाँ कहाँ जाना है। शनिवार रविवार के दिन मैं 3 से 4 जिलों में जाता हूँ और वहाँ के ज़मीनी आंकड़े बता रहा हूँ। क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है, इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है, कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग भी होती है, कन्वर्जन के लिए ड्रग का खेल भी चल रहा है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड से 75,000 बच्चे गायब हो गए। वो सारे के सारे बच्चे कहां मिले? केरल के यतीम खानों में। नहीं, ये जो आपने 5 स्टेट से बच्चे गायब होने की बात कही, हाँ, ये कितने टाइम पीरियड में गायब हुए? ये टाइम पीरियड में हुए लगभग 5 साल में। 5 साल में 75,000 बच्चे गायब हुए। और ये कौन से बच्चे थे? ये गरीबों के, आदिवासियों के बच्चे, ये जो घर बनाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, हाँ मजदूरी करते हैं, इजी टारगेट कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बच्चों को झुग्गी में सुला दिया, काम कर रहे हैं, बच्चों को झुग्गी में सुला दिया, या बच्चों को झुग्गी में छोड़ दिया, खेतों में काम करने चले गए, ऐसे बच्चे की बात है। बेचारे गरीब, दलित, आदिवासी, पुलिस ने भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय। और पता चला कि सारे के सारे बच्चे पहुंच गए केरल। केरल में PIL फाइल हुई केरल हाई कोर्ट में। जस्टिस अशोक भूषण केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर किया। उस CBI जांच के ऑर्डर के खिलाफ केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट भाग के आई। वहां के यतीम खानों के लोग सुप्रीम कोर्ट के भाग के आए, बोले नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को कौन और सुप्रीम कोर्ट मैटर आज भी चल रहा है। कौन इस मैटर को देख रहा है सुप्रीम कोर्ट में? इस समय लेटेस्ट मेरे को लगता है वो जज साहब रिटायर हो गए, अब बेंच ट्रांसफर होगी, लेकिन मैटर आज भी पेंडिंग है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। न तो सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच शुरू की। ये 75,000 का आंकड़ा डॉक्यूमेंटेड है? ये डॉक्यूमेंटेड है। FIRs हुई इन मामलों में हुई, और जो वहां PIL में कही गई थी, जिस PIL के आंकड़ों को देख के वहां के केरल हाई कोर्ट ने CBI जांच का ऑर्डर दिया, ये वहां का 75,000 का आंकड़ा है और ऑलरेडी CBI जांच चल रही है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, मेरे दर्शक भी इसमें थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम 10,000 पर डे के आंकड़े से 75,000 बच्चे गायब होने पर चले गए। तो हम पहले 75,000 को जरा समझ और समझा लेते हैं अश्वनी उपाध्याय जी से। अश्वनी जी, 75,000 बच्चे गायब हो जाने का मतलब? 5 राज्यों से। और ये सब के सब बच्चे केरल में मिल गए और वहां यतीम खानों में मिल गए और नाम बदल दिया गया, उनका खतना कर दिया गया, नाम उनका मुस्लिम नाम हो गया। ये सारा इस्लामिक कन्वर्जन था, सारा का सारा इस्लामिक कन्वर्जन, सारा का सारा इस्लामिक कन्वर्जन। और बच्चे किसके? आदिवासियों के बच्चे, किसके? दलितों के बच्चे, किसको? झुग्गियों में जो काम करते हैं, एकदम जो मजदूरी लेबर वाला काम करते हैं, उनके बच्चे। तो अब ये जो बच्चे हैं, ये वापस अपने माँ बाप के पास जा पाए हैं? अब भी उसमें बहुत सारे पकड़े गए हैं, पकड़ के वापस किए गए हैं। बहुत सारे अभी भी नहीं हो पाए, वो ट्रेस नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे भी है। ये तो पहला एग्जांपल दिया कि भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है। दूसरा,
भारत में कन्वर्जन के लिए ड्रग दी जाती है। और ये मैं अभी अभी मेरा कार्यक्रम था पंजाब में, मैं उधर होके आया तो पता चला कि वहां ड्रग्स नहीं, पंजाब में ड्रग्स की समस्या तो है, नशे की समस्या भी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी काफी नशा आता है, लेकिन कन्वर्जन हो रही है नशे के थ्रू, ये आप कुछ नया दे रहे हैं। मैं आपको और इसका नया आपको बता रहा हूं। ड्रग दे के कन्वर्ट किया जा रहा है और उस ड्रग से जो पैसा आ रहा है उससे और कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब अमीर बच्चों को टारगेट किया, उनको तो बेचा तो उससे पैसा आया, उस पैसे से फिर जो गरीब हैं उनको नशा दिया, उनको तो कुल मिला के पूरी चैन हो गई है। नशेड़ी बनाओ कन्वर्ट करो, नशेड़ी बनाओ कन्वर्ट करो। इसका भी आप मुझे आधार बताएं, कहां पर ये आप गए थे, कौन सा कार्यक्रम था, कौन लोग वहां पर थे और कौन से बुद्धिजीवी थे जिन्होंने ये ज्ञान दिया कि नशे से कन्वर्जन? मेरा कार्यक्रम अभी लुधियाना में हुआ, मेरा कार्यक्रम अभी जालंधर में हुआ, मेरा कार्यक्रम इसके पहले अमृतसर हो चुका है, पंजाब में मेरे बहुत कार्यक्रम हो चुके हैं। और वहाँ पे मैं जब गंभीरता के साथ लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट करता हूँ, उसमें सामाजिक संगठन के लोग भी होते हैं, उसमें सिख समुदाय के लोग भी होते हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है उसका 2 कारण है। पहला कारण कि यहाँ की पूरी यंग जनरेशन को बर्बाद करना है। दूसरा कारण इसी से इनको कन्वर्ट भी, क्योंकि जब आदमी नशेड़ी हो गया तो उसके लिए वो हिंदू रहे या क्रिश्चियन बन जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो नशा चाहिए, उसको नशा चाहिए। और क्रिश्चियन बनने में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है कि भाई खतना कराना है या कुछ और करना है या नाम बदलना, वो भी नहीं करना। इस्लामिक कन्वर्जन में तो खतना भी कराना पड़ेगा, नाम भी बदलना पड़ेगा, दुनिया और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन कन्वर्जन कुछ भी नहीं करना, नाम भी अपना वही रखो, अपनी पगड़ी भी बांध के रखो, अपना दाढ़ी भी बढ़ा के रखो, सब कुछ वही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अश्विनी उपाध्याय के हिसाब और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। एक पास्टर पकड़ा गया अभी बलात्कार के आरोप में, आपको याद होगा, बजिंदर सिंह, वो जेल गया। लेकिन वहां बड़े पैमाने पे, और उन लोगों का कहना था कि 20 से 25% के आसपास लगभग साइलेंटली ये कन्वर्जन चल रहा है। ये बजिंदर सिंह का तो किस्सा मैं भी आपको बता दूं कि जिस महिला को उन्होंने रेप किया था उसके साथ भी हमने साक्षात्कार किया था, और उनकी तरफ से बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जो धर्मांतरण को लेकर आंखें खोल देने वाली थी। और जो नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में बातें कही है, नपुंसकता का इलाज करने का वादा करके कन्वर्जन हो रहा है, काला जादू दिखा के कन्वर्जन हो रहा है, अंधविश्वास फैला के कन्वर्जन हो रहा है, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के कन्वर्जन हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज करने का लालच दे के कन्वर्जन हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का कन्वर्जन हो रहा है, थोड़ा $1-2 लाख रुपए के मतलब मकान बनाने का वो दे के कन्वर्ट। ये बड़े मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है हमारे देश। चाहे आप तमिलनाडु को देख लीजिए, चाहे आप केरल को देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए। मतलब जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां कन्वर्जन खत्म हो गया। भाई हिंदू खत्म तो किसको कन्वर्ट करेंगे, तो हिंदू खत्म तो कन्वर्जन बंद। लेकिन जहां हिंदू हैं वहां बड़े पैमाने पे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका पंजाब हो, आपका हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में क्या बड़े तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है। टारगेट कौन है? वो दलित परिवार के, जो हमारे SC ST परिवार के लोग हैं, गरीब हैं, उनको किसी न किसी बहाने से उनको करके। मेरा एक जानने वाला वैष्णो देवी जा रहा था, यहां से चलाओ वैष्णो देवी के लिए, सोचो ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और वो जालंधर उतर गया। इसका मतलब चलती ट्रेन में भी कुछ इनके चलते रहते हैं जो चलती ट्रेन में ब्रेन वॉश करते हैं, और उतर गया। लौट के 3 दिन बाद आया तो मैंने कहा भाई वो कहाँ, वैष्णो देवी का प्रसाद कहाँ है? बोले साहब वो प्रसाद सब बेकार होता है। फिर उल्टा सीधा बोलने लग गया, अरे साहब ये सब भगवान को नहीं मानता। हमने कहा तू गया था वहाँ पे, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी तो उसने वैष्णो देवी की मान्यता मानी। वैष्णो देवी गया नहीं, रास्ते में उसको जालंधर में उठा लिया ट्रेन में और कन्वर्ट कर दिया। लौट के आया तो कौन कहे प्रसाद लेने को। माइंड वॉश था या फिर पैसा भी दिया गया और पैसे के दम पर भी हुआ? ज्यादातर जो धर्मांतरण आपके हिसाब से हो रहे हैं, आपकी रिसर्च, आपकी PILs इनके हिसाब से हो रहे हैं, वो माइंड वॉश करके होते हैं या पैसे के आधार पर होते हैं? ज्यादातर धर्मांतरण अपने आप में सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है, प्रोफेशन हो गया है, जो मेरी रिसर्च ये कहती है। कैसे हो रही है? ड्राइवर की नौकरी आदमी करता है तो 20,000 रुपये महीना कमाता है, राइट। इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियरिंग कर लेता है तो फैक्ट्री में 50,000 रुपये उसको महीने मिल जाते हैं। MBA कर लिया तो 60-65,000, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। ठीक है, 1 लाख मतलब महीने भर वो आदमी 10-12 घंटे की ड्यूटी करेगा तो 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। डॉक्टर इंजीनियर बन गया, MBA कर लिया तो कन्वर्जन में 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए लोग महीने कमा सकते हैं। एक दलितों को कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है। अच्छा। अगर आपने मारवाड़ी को, अग्रवाल को, माहेश्वरी को, जैन को कन्वर्ट कर दिया, ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख से 10 लाख रुपए मिलेगा।
ब्राह्मण क्षत्रिय को जो जितना संपन्न है, और अगर संपन्न आदमी को आपने कन्वर्ट किया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कन्वर्ट करवाने वाले को, करवाने वाले को। तो वो क्या रहा है कि पूरी चेन हो गई है। अब जैसे मैं किसी, जहां पूरी झुग्गियों में मान लो सारे दलित रहते हैं, उसमें एक को पकड़ लिया, उसको पकड़ के हर महीने उसको 4 लाख 3 लाख रुपए देना शुरू किया। उसके बाद वो अपने मौसी को भी कन्वर्ट करा रहा, अपने चाचा को भी कन्वर्ट करा रहा, अपने नाना को भी कन्वर्ट करा रहा है। खेल पैसे का ही है कुल मिलाकर, पूरा खेल पैसे का है। और सुनिए एक मिनट, नहीं बता दूं पैसा कहां से आ रहा है, ये तो आपने पूछा नहीं। पैसा आ रहा है 2010 में बनाए गए FCRA कानून से। ये कांग्रेस ने कानून बनाया ही था भारत में जिहादियों को, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए। तो कानून के आदमी आप हो और कानून की लड़ाई लड़ रहे हो, हर जगह पर आप किताब उठा दे रहे हो और कह रहे हो कि इस किताब में दिक्कत है, उस किताब में दिक्कत है, सब किताबों में दिक्कत है। दूसरा, पैसा कहां से आ रहा है? ड्रग के जरिए फंडिंग हो रही है। मैं बहुत दुर्भाग्यवश जब हम मिसाइलें बनाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि चाइना में कैसी मिसाइल है, अमेरिका में कैसी मिसाइल है, पाकिस्तान के पास कैसी मिसाइल, टेक्नोलॉजी एडवांस है। लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो एसी के बंद कमरे में बैठ के कानून बना देते हैं। कभी देखते नहीं हैं कि हम जिस समस्या को खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं, उस समस्या पे चीन में कैसा कानून है, सिंगापुर में कैसा कानून है, अमेरिका में कैसा है, जापान में कैसा है। जानते हैं सिंगापुर में सबसे जघन्य अपराध है ड्रग स्मगलिंग। बलात्कार पे वहां 20 साल की सजा है, सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी है। नागरिकता खत्म करते हैं, फांसी देते हैं। और अगर आप सिंगापुर जाओ कि या किसी आप परिचित से पूछना, जैसे आपको वहाँ वीज़ा, वो अराइवल पे आपको इमिग्रेशन होता है ना, सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट पीछे लिखा रहता है कि ये जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे फांसी होगी। और ये तो इन्होंने पिछले 10 साल से शुरू किया। उसके पहले सर्टिफिकेट लिखा रहता था कि अगर नशा मिला तो देखते गोली मार दी जाएगी। आपके ज्ञान के पिटारे से मैं और चौंधिया जाऊँ, उससे पहले मैं वापस आ रहा हूँ उस भयंकर आंकड़े पर, भयानक आंकड़े पर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका PIL आपने डाला है। एक दिन में 10,000 कन्वर्जन हो रहे हैं, पूरे साल में 35 से 40 लाख कन्वर्जन हो रहा है। जब आपने ये PIL फाइल की होगी तो आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल जजेस ने ज़रूर पूछा होगा कि इसका आधार आपके पास क्या है, इसकी जानकारी आपके पास कैसे आई, और इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे कि एक दिन में ये 10,000 कन्वर्जन हो जा रहे हैं। क्या हुआ जब आप हमारे लिए सबसे टिपिकल PIL यही रही। ये हमारी PIL बहुत स्मूथ चल रही थी। और इस PIL के मैं आपको कुछ आज सीक्रेट बातें बता रहा हूं जो आज तक मैंने बताया नहीं किसी को। हमारी PIL बहुत अच्छी चल रही थी। जस्टिस MR शाह के सामने ये मैटर लगा था वो, और सुप्रीम कोर्ट में एक रूल है कि जिस जज के सामने कोई मैटर लगता है पहली बार, वही जज उसको कंटिन्यू सुनते हैं, भले ही उनकी कोर्ट बदलती जाए। ओके, राइट। वो प्रमोट हो रहे हैं। कोर्ट नंबर 7 में MR शाह साहब थे तो हमारी PIL उनके यहाँ लगी। वो 6 में आए, कोर्ट नंबर फिर 5 में आए, ऐसे बढ़ते बढ़ते आ गए कोर्ट नंबर 4 तक। तो 4 में आ गई। दिसंबर में सुनवाई हो रही थी 2023 में। जस्टिस MR शाह साहब ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। पहले तो वो सवाल उठाया जो आपने सवाल उठाया, और ये सवाल जज साहब ने कम उठाया, हमारे विरोधियों ने ज्यादा उठाया। इस मेरी PIL का विरोध करने के लिए 12 PIL फाइल हुई है, और उसमें अपीयर करते हैं भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री। नाम मत पूछिएगा, बस बता रहा हूं आपको। बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। मतलब उन सारी वकीलों की एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए होती है। बताने में क्या दिक्कत है, तो डॉक्यूमेंटेड होगा। ठीक है, बता भी दीजिए दर्शकों के लिए कि कौन से भूतपूर्व जितने आपने नाम लिए। नहीं, वो सबको पता है कि कौन कौन से मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर वकालत करते हैं। लेकिन नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला जी आप ये कह रहे हो कि 10,000 पर डे कानून कैसे हो रहा है। तो चूंकि सेंसस तो 2011 के बाद हुआ नहीं। फिर मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया। मैंने 2 लाख रुपए की किताब खरीदी। मैंने अरुण शौरी जी की किताब खरीदी जो 3500 रुपए की एक किताब है। 10 किताब उसको खरीदी, 35,000 की हो गई। 2 लाख की किताबें खरीदने की आवश्यकता, क्योंकि हमको वो कह रहे थे हमको दिखाओ, डॉक्यूमेंटर दिखाओ, बुक्स में दिखाओ, कुछ एविडेंस दिखाओ, विटनेस दिखाओ। तो आपने कितनी किताबें खरीदी होंगी? 5, 10, 15, 20? नहीं, 2 लाख क्या महंगी किताबें? नहीं, जो किताब वो खरीदना उसका 10 सेट खरीदना होता है ना भाई। 3 कॉपी जज को देना है, 1 कॉपी अपने पास रखना है, 1 कॉपी सॉलिसिटर जनरल, 1 कॉपी अटॉर्नी जनरल, और 3 कॉपी आपको देना है जो विपक्षी वकील है। महंगा सौदा होता है। तो हमने मतलब अरुण शौरी जी की किताब की 10 किताब खरीदी, सीताराम गोयल जी की 10 किताब खरीदी, गोवा इंक्विजन पे 10 किताब खरीदी। ऐसे ऐसे मैंने 7 किताबें खरीदी जी 2 लाख रुपए की थी। कोर्ट को दे दिया। फिर मैंने माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री का डाटा दिया। फिर मैंने उसमें माइनॉरिटी ये अपना जो राज्यों का डाटा था, जो इनका जो बजट लगातार बढ़ रहा है उसका डाटा दिया। वजीफा कितना बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में
माइनॉरिटीज़ के नाम पे उसका आंकड़ा दिया हमने, ऐसे कुछ आंकड़े दिए, कोर्ट सेटिस्फाई हो गई। कोर्ट ने कहा मामला बहुत गंभीर है, धर्मांतरण जो स्टेटमेंट था जो सब जगह पब्लिश हुआ, जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये उन्होंने कहा, ये हर जगह छपा हो, कोई भी गूगल कर ले, कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अश्विनी उपाध्याय जस्टिस एम आर शाह, उसको मिलेगा, सारे अखबारों के फ्रंट पेज की खबर थी। उन्होंने कहा मामला बहुत गंभीर है, तो उन्होंने बोला कि सॉलिसिटर जनरल तो केंद्र सरकार के लिए अपीयर करेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी इसमें अपीयर करेंगे। अच्छा, ये पहला केस था जहां कोर्ट कह रही है कि सॉलिसिटर जनरल भी रहेंगे, अटॉर्नी जनरल भी रहेंगे। खेल उसके बाद हुआ। खेल कैसे हुआ? तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगियों ने भारत के 7 राज्यों में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको चैलेंज किया हुआ है, और वो केस चल रहा था जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के यहाँ। ठीक है, हमारा चल रहा था जस्टिस एम आर शाह साहब के यहाँ। जस्टिस एम आर शाह साहब ने कहा सॉलिसिटर जनरल रहेंगे, अटॉर्नी जनरल रहेंगे, और मुझे ध्यान आ रहा है 11 फरवरी की डेट उन्होंने फाइनल हियरिंग की लगा दिया कि 11 फरवरी को हम फाइनल हियरिंग करेंगे। और इसी साल? ना 2023 की बात। 23 की बात। क्यों? क्योंकि उनका मई में रिटायरमेंट होना था। Okay. तो उन्होंने फरवरी की डेट फिक्स कर दिया, हियर करेंगे। जानते हैं क्या हुआ? केस हंटिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है जो केस जज सुन रहा था वो रिटायर नहीं हुआ और केस वहां से ट्रांसफर कर लिया गया। फरवरी में 11 फरवरी को या 13 फरवरी को लगना था जस्टिस एम आर शाह साहब की बेंच में फाइनल हियरिंग के लिए, और 14 जनवरी को जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां लग गया केस। और किसके साथ लग गया? हमारा केस लग गया तीस्ता सीतलवाड़ के साथ, जबकि दोनों केस डिफरेंट है। तीस्ता सीतलवाड़ 7 राज्यों के कानून को चैलेंज कर रही है, उनका एनजीओ चैलेंज कर रहा है, सिटीजन फॉर जस्टिस पीस ऐसे कुछ नाम है उनके एनजीओ का, राइट। हम उनके पिटीशन में 7 राज्य पार्टी हैं, 7 राज्यों के कानून को चैलेंज कर रही हैं, वो कह रहे हैं कानून इलीगल है। हमारी पिटीशन में केंद्र के अलावा देश की सभी राज्य सरकारें पार्टी हैं, सारी यूनियन टेरिटरी पार्टी हैं। हमारी क्या मांग है कि आप जो धर्मांतरण कराते हैं इनके खिलाफ आप लगाओ एनएसए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हमारी दूसरी क्या मांग थी? धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के खिलाफ आप लगाओ जिहादी और उनके मददगारों पर लगाओ यूएपीए। हमारी तीसरी क्या मांग थी? हमने ये कहा था कि धर्मांतरण को आप वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, और जिससे कि राज्य सरकारें वेजिंग वॉर का प्रावधान लगा सकें। हमारी चौथी ये मांग थी कि धर्मांतरण अपने आप में सबसे बड़ा देशद्रोह है। जो लोग भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत के त्योहार को मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, और देशद्रोह की धारा है, लेकिन कोई राज्य सरकार लगा नहीं रही है। और 5वीं हमारी मांग थी कि ये जो कन्वर्जन है ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों के पास अपना कानून है। जैसे महाराष्ट्र के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है। सभी राज्य सरकारों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून। कन्वर्जन हमारा ये कहना है ऑर्गेनाइज क्राइम एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा संगठित तरीके से पूरा गिरोह होता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई कुछ करता है, ये पूरा संगठित होता है। तो हमारी मतलब हम सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन मांग रहे थे कि आप केवल इतना घोषित कर दो कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, देशद्रोह है, ये इनडायरेक्ट वॉर है और ऑर्गेनाइज क्राइम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देता, सभी सरकारें एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लाने के लिए मजबूर हो जाती। लेकिन हमारा केस ट्रांसफर होकर आ गया, चंद्रचूड़ साहब ने अपने पास ले लिया, रिटायर हो गए। मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, और ये भारत के इतिहास में 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां केस हंटिंग हुई है, केस को खींच के अपने पास ले लिया है। क्या हुआ उसके आगे? और लेके हमारे केस को तीस्ता सीतलवाड़ साथ लगा दिया। तीस्ता सीतलवाड़ का केस डायरी नंबर डेट के हिसाब से ऊपर था, तो उनका केस लीड केस हो गया, हमारा केस उनके पीछे आने लग गया, और उसके बाद से केस लगा ही नहीं। बस 2-3 दिन लगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अब तो वो रिटायर हो गए, अब क्या हुआ इस केस? अब रिटायर भी हो गए, तो जब भी वो केस आता है तीस्ता सीतलवाड़ का ऊपर रहता है, हमारा रहता है नीचे। अब जब भी एक साथ लगता है, तो जैसे परसों लगा था केस, तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब खन्ना साहब बोले कि आपको नहीं सुनेंगे, पहले तो हम इनको सुनेंगे, क्योंकि इनका सीरियल नंबर में ऊपर है। तो पहले तो इनका जो 7 राज्यों का जो कानून चैलेंज किया, पहले उनको सुन लेंगे, फिर आपको सुनेंगे। तो अब कुल मिला के वो डिरेल हो गया, और इसके लिए बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जिम्मेदार हैं। नहीं तो मेरा केस डिसाइड हो चुका होता, इधर होता या उधर होता, जो भी होता,
हमारे फेवर में आता है या हमारे विरोध में आता है, जो भी होता, लेकिन ये केस जस्टिस एमआर साहब डिसाइड करके मैं दो चीज़ें नहीं समझ पा रहा इसमें, हालांकि बहुत लंबी चर्चा हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक भी समझना चाहेंगे कि एक तो एक पीआईएल के अगेंस्ट 12 पीआईएल कैसे और क्यों लग गई, दूसरा भूतपूर्व मंत्रियों से लेकर एक बड़ी फौज जब वहां पर आ जाती है इतनी, क्योंकि आप अगर भूतपूर्व कानून मंत्री की बात कर रहे हैं या किसी और बड़े वकील की बात कर रहे हैं, उनकी फीस कम से कम आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कैसे आपके अगेंस्ट आकर खड़े होते हैं, कौन उन्हें इतना पैसा देता है, ये किस तरीके का नेक्सस आपके हिसाब से? देखिए, हमारी कुछ एक पीआईएल है, तो हम उनको पार्टी नहीं बनाते, हमने तो अपना सेल्फ एक डिसिप्लिन सेट किया हुआ है कि हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी एनजीओ को पार्टी बनाएंगे नहीं। हम तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म के मैटर होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हैं, बाकी हमारी किसी भी पीआईएल पे हम इंडिविजुअल बनाते हैं ना, किसी एनजीओ को बनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान है कि आप इंटरवेंशन फाइल करके आप उसमें पार्टी बन सकते हो। अच्छा, तो जैसे मैंने 4 शादी चैलेंज किया, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, जमीयत आ गया, और भी कई सारे संगठन आ गए। मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया, उसमें कई सारे लोग आ गए। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, 2-3 साल पहले वक्फ एक्ट कहाँ लोग चर्चा करते थे, जब चर्चा हमने इसको चैलेंज किया तब इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई, तो वो लोग फिर आ गए इस पर विरोध करने के लिए। इसी तरीके से मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो सारे लोग आ गए। अब उनके पास कहाँ से इतनी फंडिंग आती है जो वो 20-20 लाख 25-25 लाख दे पाते हैं एक हियरिंग पे, ये तो केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस पे भी आप एक पीआईएल तो फाइल कर ही देंगे। अब मैं आपके पीआईएल के किस्सों पर पहले आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं जो आपने कहा कि आप मैक्सिमम केसेस करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। आप दर्शकों को बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, वहां से मन जो है वो भंग हुआ, मोह भंग हुआ, तो आप बीजेपी में आ गए। अब आप बीजेपी में आ गए तो बीजेपी सत्ता में भी बैठी हुई है और आप केसेस भी लगा देते हैं केंद्र सरकार के ही खिलाफ, तो ये बैलेंस कैसे सेट कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, आम बोलचाल भाषा में आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि भाई हमने सरकार, हम पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ पीएल करते हैं। जब कोई कानून बन जाता है तो ये बीजेपी या कांग्रेस का नहीं कह सकते, नहीं रहता साहब, लेकिन ये पार्लियामेंट नहीं, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि आप जो पार्लियामेंट में जाकर लोग बैठे हुए हैं उसमें से मैक्सिमम तो बीजेपी के ही सांसद बैठे हुए हैं, तो फिर जब वो बीजेपी के ही सांसद बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो टकराव नहीं हो जाता स्थितियों का, क्योंकि उन्हें ही कानून बनाने हैं, उन्हें ही तमाम चीजें करनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं हर चीज में वाई एनालिसिस करता हूं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें 5 बार वाई लगाता हूँ। सड़क टूटी तो क्यों, मटेरियल खराब था, मटेरियल क्यों खराब था, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार क्यों हो गया, कानून घटिया है। ऐसा मैं एक अपनी एनालिसिस करता हूँ। भारत में जब भी कुछ होता है, जैसे आपने अभी पाकिस्तान की हुआ, पहलगाम हुआ, मदरसे खुल गए, जो भी होता है मैं उसमें 5 बार वाई लगाता हूँ। अभी तक मेरी एनालिसिस ये है कि भारत में जितनी समस्याएं हैं इसमें से 80% समस्या का मूल कारण या तो घटिया नियम है, या घटिया कानून है, या तो घटिया पुलिस व्यवस्था है, या घटिया न्यायिक व्यवस्था। मैं घटिया शब्द बड़े जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूँ। हमने आज तक कभी एफर्ट ही नहीं किया कि हमारा कानून वर्ल्ड का, मतलब विश्व स्तर का कानून हो। हमने कभी कोशिश ही नहीं किया कि हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम हो। इन जो कानूनों की बात कह रहे हैं, ये जहरीले नाग जैसे हैं। ये जो कानून मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारा काम यह है कि इस पे पीआईएल करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देना, फिर संसद में चर्चा होगी। ऐसे मेरी बहुत सारी पीआईएल पे क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन नहीं लेना पड़ा, सरकार ने ले लिया। मैंने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, सरकार ने खत्म किया। मैंने आर्टिकल 35 पे चैलेंज किया, सरकार ने खत्म किया। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, सरकार ने खत्म किया। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पीआईएल फाइल कर दिया, एक एक राज्यों में शुरू हो गया, कमेटियां बनना शुरू हो गई। मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे पीआईएल फाइल किया, मुद्दा बना, उस पर लाल किले से बोला गया, हालांकि अभी कानून नहीं बना है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया, माइनॉरिटी कम पूरे देश में चर्चा हो रही है, भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। का भी जिक्र कर रहे हैं। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, वक्फ अमेंडमेंट आ गया है, बदलाव आ चुका है। अभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कुछ दिन के अंदर आपको देखेगा, ये भी बदलेगा, नहीं बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको हम खत्म कराएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो ये क्रांतिकारी कदम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका योगदान और हाथ पूरे तरीके से रहा? नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिंपल से ये कहता हूं कि भारत संविधान से चलना चाहिए। भारत न बाइबल से चलना चाहिए, न कुरान से चलना चाहिए। भारत चलना चाहिए संविधान से। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। इसलिए मैं सबसे पहले मेरी ये कोशिश है, मजहब के आधार पर बने सारे नियम कानून खत्म हो,
मजहब के आधार पे जो वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, ये खत्म होना चाहिए। तो चलिए वक्फ पर मजहब के आधार पे लोन वजीफा बंद होना चाहिए। भारत, अगर हम मजहब के आधार पे चीजों को आगे बढ़ाएंगे फिर विभाजन होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको सरदार पटेल 1948 में कह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट बाल पाटिल केस में 2005 में कह चुका है। जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल देश को फिर डिवाइड करा देगा। ठीक है, मैं आपसे इसी पर समझना ये चाह रहा हूं कि वक्फ को लेकर बहुत चर्चा हुई, वक्फ को लेकर बहुत बातें हुई, अमेंडमेंट एक्ट आ भी गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीजें हैं वो आप ज्यादा बेहतर बता भी पाएंगे। समस्या क्या है जो इसका विरोध अब कर रहे हैं, उस विरोध की मूल जड़ आपको क्या लगती है, क्योंकि आपने इसे पेचीदगी के साथ पढ़ा है? विरोध करने वाले वो विरोध कर रहे हैं जिन्होंने किसी ने 5,000 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा है, किसी ने 10,000 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा है। विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने उस पर हॉस्पिटल बना लिया है, अपना नर्सिंग होम बना लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिया है। प्रॉपर्टीज का क्या होगा? हाँ, उन प्रॉपर्टीज में मेडिकल कॉलेज खोल के रखे हुए, सारा जो पूरा समझ गया। लेकिन इन प्रॉपर्टीज का अब क्या होगा अगर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये लागू हो जाता है? अमेंडमेंट एक्ट है, अगर ये सिद्ध हो गया कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है तो 100% देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट भी है तो उसमें भी थोड़ा सा राहत मिल गई है। थोड़ा कम से कम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसमें ये कर दिया कि आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे आपने कुछ कर लिया है तो आपने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी वापस मिल सकती है वो। दूसरा, आगे से मनमानी रुकेगी। हमारा ये कहना है कि वक्फ जो है, जैसे हम कहते हैं दान, अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी, अरबी में उसको कहते हैं वक्फ। भारत में तो देहदान की परंपरा रही है। बाकी लोग तो जमीन दान और पैसा दान की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो देहदान तक होता रहा है। अब देहदान करते हैं तो अपनी देहदान करते हैं या दूसरों को गोली मार के देहदान करते हैं? अगर पैसा दान करना है तो अपनी जेब से निकालेंगे, दूसरे के पॉकेट मार के करेंगे। अगर जमीन दान करना है तो अपनी जमीन करेंगे, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उसको दान कर देंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि यहाँ न उनकी पुश्तैनी जमीन थी, न उन्होंने यहाँ जमीन कोई कमाई थी जायज तरीके से। तलवार के दम पे कब्जा किया, उनको वक्फ का अधिकार नहीं। जब मुगलों के यहाँ वक्फ का अधिकार नहीं तो उनके नवाबों को, उनके निज़ामों को, उनके जागीरदारों को, उनके नंबरदारों को, उनके वजीरों को किसी का वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि जमीनें उनकी भी नहीं थी, सब तलवार के दम पे कब्जा की गई थी। 1913 में पहला वक्फ एक्ट बना था जो जिन्ना ने बनवाया था अंग्रेजों से कह के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताता रहा हूँ। पहला भारत में वक्फ एक्ट बना 1913 में जिन्ना के कहने पे, अंग्रेजों ने बनाया। 1923 में उसको अमेंड किया और ये कानून चला 1953 तक। तो 1953 में जो सर्वे आया तो पता चला भारत में वक्फ प्रॉपर्टी 50,000 एकड़ है। अच्छा, ठीक है। नेहरू ने कानून बनाया 1954 में और अब जो आंकड़े आ रहे हैं कुछ 40 लाख हो गए। यानी जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़ और नेहरू का कानून, बाद में इंदिरा गांधी ने उसको अमेंड किया, राजीव गांधी ने अमेंड किया, फिर नरसिम्हा राव ने अमेंड किया, फिर मनमोहन सिंह ने अमेंड किया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। 80 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। सवाल यह है कि जमीन दान कौन करता है? जिसके पास जमीन होती है। सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमान तो बड़े गरीब हैं, इनके पास तो अपने खाने के पैसे नहीं है। जब खाने के पैसे नहीं है तो वो वक्फ कैसे करें, जमीन कैसे करेंगे? ठीक है। जो ये सच्चाई है, मुस्लिम्स गरीब हैं। और जानते हैं क्यों गरीब हैं? क्योंकि जो अमीर थे और हम आप थे, हमारे आपके पूर्वज अमीर थे, हमारे आपके पूर्वज जजिया दे पाए तो हम हिंदू बने रह गए। वो जजिया नहीं दे पाए बेचारे तो गरीबी में कन्वर्ट हो गए, मजबूरी में टैक्स जजिया न देने के चक्कर। अब चलो 1954 में 50,000 एकड़ थी। जब देश आज़ाद हो गया और सारे नियम कानून लागू हो गए, ट्रस्ट एक्ट लागू हो गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड बन गया, तो उसके बाद तो अगर कोई वक्फ करेगा वो तो कागज़ दिखाएगा ना। भाई बिरला जी यहाँ पे धर्मशाला बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, गोयनका बनवाते हैं, जैन धर्मशाला बने हुए हैं, मारवाड़ी धर्मशाला बने, अग्रवाल धर्मशाला बने हैं, जाट धर्मशाला है, खत्री धर्मशाला, दुनिया भर के धर्मशाले बने हुए हैं। तो वो क्या बिना कागज़ दिखाए कर रहे हैं? सब कागज़ दिखा कर रहे हैं। जो सक्षम लोग हैं वो बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। मैं तो ओवैसी जी से कई बार पूछ चुका, ये बता दो आपके पूर्वजों ने कितने एकड़ जमीन वक्फ किया, बताओ। मदनी साहब बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया। ठीक है। दुरानी साहब बता नहीं रहे, बुखारी साहब बता नहीं रहे, सलमान खान बता नहीं रहे, शाहरुख खान बता नहीं रहे, सैफ अली खान तो राजवाड़े के परिवार के थे, वो भी नहीं बता रहे कि हमारे नवाब पटौदी साहब ने 2 एकड़ 5 एकड़ वक्फ किया। तो ये वक्फ किया किसने? अरे ये जंगल है, ये नदियों की ज़मीन है, ये खेत की ज़मीन है, ये ऊसर ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन है, ये गोचर की ज़मीन है, ये पार्क है, ये सार्वजनिक ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है। उन ज़मीनों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए इनकी ऑडिट होनी चाहिए।
जो कागज़ दिखा पा रहा है वो ठीक है, जो कागज़ न दिखा पाए वो वापस होनी चाहिए। और ये लॉजिक देना कि नहीं ये तो बाबर हुमायूं तुगलक का घोड़ा घास खाता था इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, अरे वैसे तो पूरा पूरा एशिया पे भगवान राम राज करते थे, फिर तो पूरा एशिया हिंदुओं का हो गया। पूरे एशिया पे युधिष्ठिर का राज था, चक्रवर्ती नरेश थे, राजसूय यज्ञ किया था, फिर तो पूरा पूरा एशिया हिंदुओं का हो गया। और बाकी छोड़ो 5,500 से बोले 2000 साल पहले तो पूरा चाणक्य 2,500 साल पहले चाणक्य ने पूरे आधे एशिया पे राज किया। 2000 साल पहले अशोक ने पूरे आधे एशिया पे राज किया। फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां अशोक का राज था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं को हो जानी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन अश्विनी जी। मैं अब आपसे दो चीज़ें समझना चाह रहा हूं और हमने जो चर्चा कर ली उस चर्चा से थोड़ी सी इतर ये रहेगी। पहली ये कि आप आम आदमी पार्टी में जाते हैं और आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी में आते हैं, और क्योंकि आप उन लोगों में से जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, तो मोह कैसे भंग हो गया आम आदमी पार्टी से, और वो बैकग्राउंडर क्या था पूरा का पूरा, वो ज़रा थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बहुत बात की बात बनी, उससे हम कई साल पहले से हम लोग साथ में काम किया करते थे। कौन कौन? कुमार विश्वास जी थे, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी, हम ऐसे और भी कई लोग थे, स्वाति मालीवाल, सब शुरुआत के दिनों के हैं। RTI जब काम होता था तब के बाद थे। फिर अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, लोकपाल आंदोलन हुआ, उसके बाद पार्टी बनी, इतनी सबको पता है। मैं लीगल सेल देखता था। आम आदमी पार्टी का जो पहला चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी, उस समय आम आदमी पार्टी के लिए मैं थ्राई सिग्नेचरी था। कुछ दिन चली। हाँ, कुछ दिन चली। 2014 के पहले मुझे समझ में आया कि ये पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही है। का पार्टी से मतलब, पार्टी का मतलब वहाँ केजरीवाल हो गया, केजरीवाल का मतलब पार्टी हो गई। एक्चुअली ये हुआ, पहली बात तो ये। वो डेमोक्रेसी और ये लोकपाल और फड़ाने ढिकाने और PAC बनी है तो नेशनल काउंसिल, तो सब कुछ नहीं था, सिंगल व्यक्ति पार्टी चला रहे थे। फिर बाद में मुझे समझ में आया ये इनको कहीं न कहीं दो मानसिक बीमारियां होती हैं जिसका अंग्रेजी हिंदी में नाम नहीं है। उसको एक तो कहते हैं नार्सिज्म, दूसरा कहते हैं मेगलोमोनिया। नार्सिज्म वो बीमारी है जो दुर्योधन की थी, एको हम द्वितीयो नास्ति। और मेगलोमोनिया भी वो बीमारी है जिसको कहते हैं दिखास, छकास, झकास, बकवास। मुझे समझ में आई कि इनको आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि खुद यहाँ पर केजरीवाल साहब नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ कि उन्हें इस तरीके की बीमारियां हैं, क्योंकि आप तो उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि 5 दिन 10 दिन। अब हुआ इसलिए लोकसभा का चुनाव था 2014 वाला, राइट। दिसंबर के महीने में खूब जो है फॉग था, मतलब धुंध शुरू हो जाती है, दिसंबर जनवरी में खूब पड़ती है। एक कमेटी बनाई गई कि लोकसभा कैंडिडेट्स का बायोडाटा लेके उनको स्क्रीनिंग कमेटी। कौन कौन था? मैं, संजय सिंह और योगेंद्र यादव। हम लोगों की ड्यूटी थी जो देश भर से लोगों का बायोडाटा मंगाना। हमने कहा एक काम करो भाई, जहाँ जहाँ अपनी थोड़ी पकड़ है, जहाँ जहाँ अपनी पहचान है, हम लोगों का व्यू था वहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या जरूरत है 425 सीट पे लड़ने की? मतलब 2014 में एक ही पार्टी 425 सीट पे चुनाव लड़ी थी, वो थी आम आदमी पार्टी। न कांग्रेस लड़ी थी न बीजेपी लड़ी थी। ठीक है, 150 साल पुरानी कांग्रेस नहीं लड़ पाई, जनसंघ के जमाने से 75 साल पुरानी बीजेपी नहीं लड़ी, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ी थी। वहाँ जो फ्रॉड हो रहा था वो देख देख के मुझे तकलीफ हो रही थी। सबको बोला हजार लोगों का ईमेल आईडी, हजार लोगों का मोबाइल नंबर जिसके पास होगा उसका हम फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। ठंडी के महीने में बेचारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लोग 1000 आदमी का मोबाइल नंबर इकट्ठा करना, 1000 नंबर आधार नंबर इकट्ठा करना छोटा काम होता है। बेचारे 15-15, 20-20 दिन मेहनत करते थे, बड़े जोश में आते थे, यहाँ आते थे, उनके चेहरे, साहब हमने तो 2 महीने लगाए साहब इकट्ठा करने के लिए, सब ऐसे बताते थे। अंदर से हमें पता चलता था इनको तो डाटा लेने के लिए बनाया गया। मतलब केवल और केवल डाटा कलेक्ट करने के लिए पूरा ड्रामा किया गया कि हमारे पास पूरे देश भर से डेटा आ जाए। डेटा चुराने का आरोप चीन पर बहुत लगता है, लेकिन यहाँ आपने नई कहानी बता दी। ठीक है, तो डेटा लेने के लिए अब एक सीट से पता चला 5-5, 6-6 लोग आ रहे हैं, तो 5-5, 6-6 हजार लोगों का मोबाइल नंबर आ गया, डेटा आ गया, उनके ईमेल आईडी गई, उनको बल्क SMS जाना शुरू हो गया, बल्कि ईमेल जाना शुरू हो गया, ये सारा ड्रामा चला गया। फिर टिकट किसको देना था ये पहले से तय था, वो सब ड्रामेबाजी थी कि नहीं PAC बैठेगी तो इंटरव्यू करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, लोकल आदमी से सब कुछ नहीं था, बैठे बैठे डिसाइड करना था क्या करना है। मुझे जो तकलीफ हुई वो उस समय हुई क्योंकि मुझे जो समझ में आया था कि इस समय केजरीवाल कांग्रेस के उस पर नाच रहे हैं। कांग्रेस का प्लान ये था कि जो अर्बन वोट है वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो लोकपाल आंदोलन का एक हवा है उस हवा का फायदा उठा के शहरी वोटों को जो बीजेपी को जा सकती है वो वोट आम आदमी पार्टी को चली जाएगी।
लेकिन अगर आपके फैक्ट को हम माने तो जो 2 राज्यों में सरकार बना पाने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस को उखाड़ कर ही तो उन्होंने बनाया। ये सरकार तो बाद में बनी ना, मैं 2014 की लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ये तो वो पंजाब के लिए हो सकता है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस को हटाया था, दिल्ली में भी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2014 की लोकसभा की बात कर रहा हूँ। उस समय कांग्रेस का प्लान ये था कि जो अर्बन वोट है, अहमदाबाद का, बेंगलोर का, मुंबई का, लखनऊ का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, यहाँ आम आदमी पार्टी 50,000, 40,000, 60,000 वोट काट लेगी तो कांग्रेस वहां पे बढ़त बना लेगी। ये उनका प्लान ए था। तो कांग्रेस ने 2 प्लान ए था अरविंद केजरीवाल, और प्लान बी थे बुखारी। अच्छा। कि प्लान ए के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल वोट काटेंगे, प्लान बी के अंतर्गत बुखारी साहब फतवा जारी करेंगे, और दोनों प्लान एग्जीक्यूट हुआ। केजरीवाल ने 425 सीटों पे लड़ाया, कोशिश किया कि अर्बन वोट कट जाए, और प्लान बी के अंतर्गत उन्होंने बुखारी से फतवा जारी कराया। प्लान सफल नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन ये था। इसी के विरोध मैंने फिर और भी कई कारण थे, जिस तरीके से नक्सलियों को, माओवादियों को मतलब कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर हो रहा था। एकदम सीधे उल्टा था जो बोला जा रहा था, अंदर कैमरे पे जो बोला जा रहा था, कैमरे के पीछे ठीक उसका उल्टा चल रहा है। चलिए, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप उनके साथ एसोसिएटेड थे। अब मैं एक आखिरी सवाल पर आपके पास आ रहा हूँ। आप इतनी PILs डालते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके सैटरडे संडे को कार्यक्रम तय होते हैं, आप कह रहे हैं कि 2-2 लाख की किताबें तक खरीदनी पड़ती है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अश्वनी उपाध्याय इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? इतना, क्योंकि जब आप एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं तो पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा आप कैसे जनरेट करते हैं, वो उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि आसान प्रोसेस तो है नहीं, और जब बड़े लोगों के खिलाफ लड़ना है तो बहुत टफ है। बहुत अच्छा है, किसी ने हमसे सब पूछा नहीं था, आपने अच्छा किया पूछ लिया। मेरी वैगनार, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक जैन साहब ने दिया हुआ है। मेरे ड्राइवर किसी एक और कंपनी जो मैन पावर सप्लाई करते हैं, उन्होंने मुझे अपना ड्राइवर दिया हुआ है। मेरे PSO जो मेरे साथ चलते हैं वो उत्तर प्रदेश ने दिया हुआ है, उसको मुझे फ्री मिला हुआ है। तो गाड़ी मेरी किसी और की है, ड्राइवर मेरा कोई और दे रहा है, मेरे क्लर्क का पैसा वेतन कोई और देता है, PSO सरकारी से आते हैं। मेरी पत्नी अध्यापिका हैं, वो हमारा घर चलाती हैं, घर का पैसा उनसे वो चलाती हैं। मेरे जो कार्यक्रम होते हैं सैटरडे संडे को, जो आयोजक हैं वो हमारे आने जाने की व्यवस्था करते हैं, हमारे रुकने की व्यवस्था करते हैं। फिर जब कोई इमरजेंसी आती है तो मैं जन सहयोग कुछ लोग मुझे करते हैं। मुझे प्राइवेट केस करने का ज़रा टाइम नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि 2024 में मैं एक संडे अपने घर में था, क्योंकि उस दिन भैया दूज थी दिवाली के बाद। 2023 में 2 संडे अपने घर में था, क्योंकि एक को दिवाली थी, एक को होली थी। तो घर वाले घर के अंदर घुसने देते हैं? अगर मैं लाइटर नोट पर आपसे पूछूं, ये जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो मानता हूँ भगवान ही करा रहे हैं। मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना कर ले रहा हूँ। हाँ, आप लोग मुझे एहसास दिलाते हैं, मुझे लगता है हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इसमें भगवान का योगदान है, मेरे माता पिता का योगदान है, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो डिमांडिंग होती, उनको घूमने का शौक होता है, उनको टहलने का शौक होता है, या उनको कुछ और हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती, शायद ये मैं काम नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से फ्री किया हुआ है। जब आ जाओ तो तुम्हारा स्वागत है, जब जाओ तो तब भी स्वागत है। आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले तो मैं बीच में भी कोई रेस्ट नहीं करता था, अब मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में जिस दिन कोई मैटर ना हो, कोई PIL ना हो, उस दिन थोड़ा घर में रुक जाऊँ, थोड़ा घर में रह लूँ। तो ये है, सैटरडे संडे तो मेरा हमेशा बाहर रहता है। चलिए, ये आपसे मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें पूछी और आपने बड़ी साफगोई से उसका जवाब भी दिया है। मेरा एक आखिरी सवाल जो मैं अपने हर मेहमान से पूछता हूँ, हालांकि आपने बहुत से राज ऑलरेडी खोल दिए हैं, जिसमें 10,000 एक दिन में धर्मांतरण, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रतिदिन 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रति वर्ष लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 6 करोड़ घुसपैठिए इस समय भारत में हैं, उसमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला के हैं। 5 करोड़ का आंकड़ा तो मैंने 2017 में दिया था। मेरी PIL अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही, केंद्र के अलावा सारी राज्य सरकारें पार्टी हैं। जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी के साथ हो रहा है।
90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे का मतलब कि 2024 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि करप्शन के अलावा एक बहुत बड़ा जो खतरा है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के घुसपैठी अंदर आ रहे हैं, अंदर आते हैं, 2,000 रुपए में आधार बनता है, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, 2 से 3,000 रुपए में उनका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो ये 10 से 15,000 रुपए में घुसपैठियों के पास अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, रोहिंग्याओं के 5-5, 6-6 कागज बन जाते हैं। और फिर इन 15,000 रुपए, लागत कितनी आई? 15,000 रुपए, और इसके बदले वो साल भर में लगभग 5 लाख रुपए की सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। मुफ्त मकान, मुफ्त में राशन, मुद्रा लोन, वजीफा, दुनिया भर के और भी चीजें हैं। अल्टीमेटली ये घुसपैठ, धर्मांतरण, लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसको हमने नहीं रोका तो जैसे अफगानिस्तान जो गंधार था, जो दुर्योधन का ननिहाल था, जहां 100% हिंदू थे, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, इस्लामिक देश बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। ईस्ट बंगाल, जहां हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ हैं, वो बांग्लादेश हो गया। 9 राज्यों में खत्म हो गए हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए हैं, 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों में खत्म हो गए। स्थितियां अच्छी नहीं हैं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को जगाऊं, लोगों को बताऊं। सरकार, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कई विषयों को संज्ञान में ले लिया है। 1,500 अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि 200 अंग्रेजी कानून और बचे, उनको भी खत्म करें। आप ये होली भी खेलते हैं कुछ अंग्रेजी कानूनों की, वो क्या है, वो थोड़ा सा बताएं। मैं हर साल होली पे अंग्रेजों के कानूनों को ना जलाया करता था। पहले लोग डरते थे कानून जला देंगे जेल चले जाएंगे, तो मैं अकेले जलाता था। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे। ये अंग्रेजी से बैर है, अंग्रेजों से बैर है, या फिर कानूनों के अंदर जो है नहीं, उससे हमारा ये कहना है कि अंग्रेजों ने यहाँ एक भी कानून भारत के लिए नहीं बनाए थे। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाए, शासन करने के लिए बनाए थे। तो जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी कानून भी चले जाने चाहिए। तो हम गुलामी के नाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि मेरी PIL है। अब आप कभी एयरपोर्ट पे जाना तो फ्लाइट पे देखना लिखा रहता है VT। हाँ, VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। ठीक है। अच्छा। अब 1950 में हम चाहते तो VT को बदल लेते, हम BT कर लेते, भारत टेरिटरी, क्योंकि वो 2 लेटर में लेना होता है। ये इंटरनेशनल है कि आपको 2 लेटर में लेना पड़ेगा। या BH ले लेते, भारत ले लेते, हमने लिया नहीं। बाद में एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया, तो BT भी चला गया और BH भी चला गया। अब सरकार चाह के भी न BT ले पा रही न BH ले पा रही है। अब VT पे अटके हुए हैं। हमने उस VT को भी चैलेंज किया। हम गुलामी के नाम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम गुलामी के निशान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम गुलामी की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम गुलामी की कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी द्वारा जो हमारे मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर कराने के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरीके से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जो निशान को लीगलाइज करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना। मतलब पूरी दुनिया में लोग गुलामी के निशान मिटाते हैं, हमारे देश में गुलामी के निशान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 1958 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना हुआ है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी की कब्र को सुरक्षित किया जा रहा है। मैं आपको 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 1950 में हम संप्रभु हुए। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र, सारे तंत्र, सारे सिस्टम किसके होने चाहिए? स्व के, अपने। और संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होना, गुलामी की कुप्रथाएं होना, गुलामी की पुलिस व्यवस्था होना, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होना, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो। दुर्भाग्यवश हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस, संप्रभुता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन आज तक न हम स्वतंत्र हुए न संप्रभु हुए। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल रहता है हमारे शो का, क्योंकि शो का नाम है राज की बात राज ठाकुर के साथ। तो राज की बात कुछ आपने बहुत सी बताई वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसी राज की बात जो आपने आज से पहले किसी को ना बताई हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो सकती है। मेरा मानना है कि मैं
चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक कानून की समीक्षा की जाए, हर कानून को 5 साल में उसकी रिव्यू किया जाए। कोई भी कानून 5 साल से ज़्यादा नहीं रिव्यू होना ही होना चाहिए। और भारत जो भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध भगवान महावीर की जन्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि पे हम दोबारा वही वैभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सड़े हुए कानूनों को बदलना पड़ेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा। भारत और सिंगापुर में अंतर केवल कानून का है, भारत और अमेरिका में अंतर कानून का है, भारत और जापान में अंतर शिक्षा और कानून का है। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। कोविड के टाइम में चोरी नहीं हो रही थी, बलात्कार नहीं हो रहा था, हत्या नहीं हो रही थी, ड्रग स्मगलिंग नहीं हो रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही थी, सारे अपराध सब कुछ थमा हुआ था। हाँ, क्यों? क्योंकि अपराधी को भी पता था कि अगर हाथ लगाया तो मर जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। कानून कोविड जैसा होना चाहिए कि अगर बेटी को हाथ लगाया तो मारे जाओगे, हाथ अगर छुआ तो मारे जाओगे। मैं वैसा ही खतरनाक कानून बनाना चाहता हूं देश में, जहां ईमानदार पूरे एकदम स्वच्छंद भाव से रहे और जहां अपराध जीरो हो। जीरो नहीं हो सकता लेकिन मिनिमम हो। ये मेरा सपना है और मैं उसी के लिए जी रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी उपाध्याय जी कि आप सूर्य समाचार पर आए और आज की बात में आपने तमाम बातें दिल खोल कर रखी। तो ये आपने सुना द PIL मैन अश्वनी उपाध्याय को, जिन्होंने तमाम बातें खुलकर रखी और साथ ही साथ हर मसले पर जानकारियां साझा की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये सिर्फ कहानियों में हो सकता है, लेकिन उसको लेकर तर्क भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। वो तर्क आपको कितने सही लगे, कितने गलत लगे, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी तोलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। उन PILs को लेकर लगातार चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपको ये तमाम तर्क कितने सही लगे, कितने गलत लगे, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, फैक्टफुल और साथ ही साथ ज्ञानी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लोगों को हम आपके बीच में लाते रहेंगे और चर्चाओं के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे कि देश इस वक्त खड़ा कहाँ है, क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। अभी के लिए राज की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।